हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक वात व्याधि का, जिसमें हम आज वात व्याधि, पक्षाघात, गृध्रसी, एकांगवात, सर्वांगवात और सर्वांग रोग की बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे उनका संप्राप्ति, विघटन, चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा, रसायन और पथ्य अपथ्य। ये सारे पॉइंट्स हमारे सिलेबस में हैं जो कि हम एक एक करके कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पक्षाघात देखते हैं। व्याधि मैं पक्षाघात पहले अपने नोट से बता देती हूँ आपको। पक्षाघात क्या होता है? पक्ष मतलब एक पार्ट। इसमें मोस्टली कहा जाता है कि आधा पार्ट। अब वो आधा क्या होता है? लेफ्ट आधा पार्ट या लेफ्ट देखो आधा लेफ्ट या आधा राइट, ठीक है, कि राइट लेग, राइट हैंड, ठीक है, राइट फेस, इस तरह से आधा हो सकता है, या फिर लेफ्ट फेस, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट आपका लेग, या फिर इस तरह से हो सकता है कि दोनों पैर, नीचे का आधा शरीर। तो ये जो सारे केसेस हैं वो क्या होता है? पक्षाघात का। इसकी संप्राप्ति क्या होते हैं? निदान सेवन, वात दोष का प्रकोप होता है। निदान सेवन क्या हो जाएंगे? जो वात दोष को प्रकोप करते हैं। प्राणवायु की दुष्टि होती है, जिससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सिरा, स्नायु और प्राण दूषित होते हैं, जिसकी वजह से श्रुत अवरोध होता है। कुपित वात संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। स्थान संशय होता है, जिसमें इस सिरा और स्नायु का शोषण होता है। मांसकच है, चेष्टा का नाश, और जिसे ही कहा जाता है पक्षाघात। पक्षाघात 3 प्रकार का होता है: शुद्ध वातिक पक्षाघात, पित्त अनुबंधी और कफ अनुबंधी पक्षाघात, जिसमें शुद्ध वातिक कृच साध्य होता है, जबकि ये दोनों अनुबंधन वाले साध्य होते हैं। वेदना रहित पक्षाघात असाध्य होता है। जो चीज़ हम याद रखेंगे कि वेदना रहित जो पक्ष आघात है वो असाध्य है। इसे आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो? आप एक बात सोचो, अगर आपका नर्व है, ठीक है, नर्व काम कर रहा है, तभी तो आपको पेन होगा। अगर आपका नर्व ही डैमेज हो जाए, नर्व में कोई क्या बोलते हैं उसे, पोटेंशियल ही ना रहे, ठीक है, आगे वो सिग्नल ही ना भेजे, तो इसका मतलब है कि नर्व काम नहीं कर रही है, और नर्व काम नहीं करेगी तो पेन नहीं होगा। तो वेदना रहित पक्षाघात क्यों इसलिए कहा गया है असाध्य? क्योंकि नर्व ही डैमेज हो गई है। समझ आया बच्चों? इसके बाद बात करते हैं पक्षाघात की 4 अवस्थाएं होती हैं: एकांगवात, पक्षवात या अर्धांगवात, सर्वांगवात या अधरांगवात। एकांग मतलब एक अंग, कोई सा भी एक अंग हो सकता है, एक हाथ, एक पैर, ठीक है, फेस हो सकता है, कोई भी एक अंग, तो वो होता है मोनोप्लेजिया। पक्षवा अर्धांगवात, अर्ध कोई भी आधा अंग, यानी आधा लेफ्ट साइड, आधा राइट साइड या लोअर बॉडी, तो वो होता है हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब आधा। सर्वांगवात क्वाड्रिप्लेजिया, इसे मॉडर्न में रिलेट कर सकते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैर, तो 4 हो गए, तो चारों में क्या हो जाए? पैरालिसिस हो जाए, ठीक है। अधरांगवात पैराप्लेजिया, पैरा मतलब पैर, समझते हो? पैरा का मतलब पैर तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने याद कर लिया कि पैरा मतलब पैर में, ठीक है। तो पैर वाला जो है उसे क्या कहा जाता है? अधरांगवात। समझ आ गया? अब हम वापस से चलते हैं अपने पक्षाघात को पढ़ने। पक्षाघात क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। आधुनिक चिकित्सा हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसे क्या क्या कहा जाता है? हेमीप्लेजिया, स्ट्रोक या सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये क्या होता है? स्ट्रोक या हेमीप्लेजिया। इट इज़ डिफाइंड एज अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और रुक जाओ एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, सो पेन चलाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर कॉज दैट परसिस्ट बियॉन्ड 24 आवर्स, या तो वो 24 घंटे के बाद तक रहे या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। इसका इडियोपैथोजेनेसिस यानी इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? सेरेब्रल इन्फॉक्शन, यानी देखो मैंने आपको थ्रोम्बस, एम्बोलस ये सब आपको बताया था कि ब्लड वेसल में जहाँ एक ब्लड क्लॉट बनता है, जो अटक जाता है, ब्लड में घूमता है साथ साथ, तो जहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज, वेन्स होती हैं, वहाँ जाकर वो अटक जाता है। उसके अटकने का मतलब है कि अब आगे का ब्लड फ्लो रुक गया, तो वो जो ब्लड वेसल है, उससे आगे के जो ऑर्गन्स हैं, जहाँ वो ब्लड सप्लाई कर रही थी, अब वो नहीं कर पाएगी, और उस अवरोध की वजह से आगे के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो डेड हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है? हेमोरेज,
सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, जो कि मेरे सर रोग निदान वाले, जिनकी मैं इतनी तारीफ़ करती ही रहती हूँ आपके सामने कि उनके क्लिनिकल की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो वो बहुत ये सवाल ये भी उन्होंने पूछा था कि बताओ सबसे ज़्यादा हेमोरेज के चांसेस किस में होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर या एरेक्नॉइड। तो सब एरेक्नॉइड में होता है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें जो इसको प्रमोट करते हैं, इसको कॉज करते हैं। यानी अगर आज आपको हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियक एरिथमिया है, तो कल को इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको हेमीप्लेजिया हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्पास्टिक और फ्लैसिड हेमिप्लेजिया ऑन कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द ब्रेन लेजन्स UMN। इसके साइंस आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। बेबिंस्की साइन पॉजिटिव का मतलब होता है इसमें जो पैर है, जो अंगूठा है वो एक तरफ हो जाता है, बाकी 4 उंगलियां एक तरफ हो जाती हैं। तो ये होता है साइन जो कि हमें पता चल जाता है कि क्या है, साइन है हेमिप्लेजिया का। चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं। देखो ये जो पूरा चैप्टर नंबर 11 है, चिकित्सा ऑफ वात व्याधि है, और चिकित्सा ऑफ वात व्याधि की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन, दीपन, पाचन, मेध्य द्रव्य, वस्ती, ये सारी चीज़ें करानी है। इसका मतलब वो है कि जो सामान्य चिकित्सा सूत्र है वात व्याधि का, मोस्टली वही सारी वात व्याधियों में अप्लाई होता है। चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, जगह के हिसाब से उसकी चिकित्सा चेंज कर देनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर पैराप्लेजिया है यानी आपके पैरों में पैरालिसिस है, तो आप क्या करोगे, वस्ती दोगे, क्योंकि वस्ती वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो एरिया वस्ती वाला है। और वैसे भी वात व्याधि की सबसे अच्छी चिकित्सा वस्ती ही मानी जाती है, तो इसलिए भी और वस्ती अच्छी है। तो अब हम देखते हैं इसका चिकित्सा सूत्र। स्नेहन स्वेदन है, क्योंकि ये तो वात व्याधि में ज़रूरी है। मृदु स्नेहन तैल घृत से नाड़ी स्वेद, पिंड स्वेद, वाष्प स्वेद। ठीक है। ब्रहण चिकित्सा करेंगे, क्योंकि धातु जन्य वात में बल्य एवं ब्रहण द्रव्यों का प्रयोग। देखो वात जो है ना, अगर वात का प्रकोप होता है, आपको पता ही है कि वात फिर क्षय करने लगता है, धातु का क्षय करता है, ठीक है, ओज का क्षय करता है। तो इसलिए हमें कैसी चिकित्सा चाहिए, ब्रहण चिकित्सा। अगर किसी में धातु का क्षय हो रहा है तो नहीं हो रहा तो ठीक है, इट्स ऑप्शनल। शोधन करेंगे, शोधन करना बहुत ज़रूरी है। अनुवासन और निरोवस्ती, मोस्टली अनुवासन किया जाता है, क्योंकि अनुवासन में स्नेह होता है, और हमारा स्नेह रूक्ष गुण के अपोजिट है, जो कि वात का गुण रूक्ष होता है। तर्पण एवं नस्य कर्म, शिरोभ्यंग, तर्पण और मूर्धनि तैल। ठीक है, अगर वो ऊपर की साइड, अगर आपको लगता है कि ऊपर की साइड से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो दैट इज कि तर्पण और नस्य कर्म आपको करना चाहिए। अब आप औषध कौन कौन सी ले सकते हो आभ्यंतर प्रयोग के लिए, महारासनादि क्वाथ, दशमूलारिष्ट, बलाष्टकवात, महावात विध्वंस रस, वात चिंतामणि रस, रसराज, बृहद चिंतामणि रस, अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा में भी बताई थी। बाह्य प्रयोग, महामाश तैल, बलाष्टक तैल, धन्वंतरी तैल, क्षर तैल, सारे ही तैल आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको चाहिए कि मेरे जो चैनल पर पड़ी है चिकित्सा ऑफ वात व्याधि करके, पहले वो वाला वीडियो आप देख के आइएगा, क्योंकि उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। पंचकर्म में स्नेहन, स्वेदन, मृदु विरेचन, कालबस्ती करना चाहिए, और नस्य कर्म। अब एकांगवात, सर्वांगवात और सर्वांग रोग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। एकांग मतलब सिर्फ एक अंग में, सर्वांग मतलब पूरे शरीर में। एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे। जब कुपित दोष, ठीक है, केवल एक अंग में, जैसे हाथ, पैर, कटी, ग्रीवा, मुख या पीठ में आश्रित होकर उस अंग विशेष की चेष्टा का हिरास या स्तंभ उत्पन्न करता है, तब उसे एकांगवात कहते हैं। जैसे खंज, पंगु, वातकंटक, गृध ऋषि, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और अर्दित एंड गृध ऋषि, ठीक है, क्योंकि अर्दित सिर्फ फेस में होता है, और गृध ऋषि क्या होता है, सिर्फ पैरों में, यानी नीचे के एरिया में। इसकी चिकित्सा क्या हो जाएगी, चिकित्सा वही है कि स्नेहन करेंगे, महानारायण तैल, महामाश तैल, उपनाह, स्वेदन करना ज़रूरी है, पिंड स्वेदन करेंगे, वस्ती देंगे, अग्निकर्म करेंगे, और वातहर क्वाथ देंगे, जैसे महारासनादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। सर्वांगवात एवं सर्वांग रोग की बात करें प्यारे बच्चों,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कुपितवात शरीर मस्तक यानी आपके मस्तिष्क यानी सर से लेकर पैर तक आक्रांत कर लेता है तो जिससे क्या होता है, संपूर्ण शरीर की चेष्टाएं बाधित हो जाती हैं। अंगों में कंपन होना, पूरे शरीर में कंपन, सुप्ति, नमनेस, तीव्र शूल होना, संकोच होना, प्रतापन उत्पन्न होता है और इसे ही क्या कहा जाता है, सर्वांगवात। ठीक है, इसकी चिकित्सा भी क्या हो जाएगी, सबसे पहले शोधन करो, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पूरा शरीर का है तो पूरा शरीर हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। वो शोधन क्या है, मृदु स्नेहन देकर अनुवासन और निरुवस्ति का प्रयोग अत्यंत अनिवार्य है। शमन चिकित्सा महाविध्वंस, देखो पता ही आपको कि वात का वस्ती उत्तम शोधन है, तो इसीलिए इसका तो खास तौर से ध्यान हमेशा रखना है। शमन चिकित्सा में ये सारे फॉर्मुलेशंस आ जाएंगे, महाविध्वंस रस, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, एकांगवीर रस, चंद्र प्रभावटी, बलामूल क्वाथ। तेल प्रयोग, तेल भी आपको पता है, इसमें से कोई से भी 2-3 आप याद कर लीजिएगा। अब आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गृध ऋषि का। चलिए, तो इसमें परिभाषा क्या बोल रहे हैं, गृध ऋषि वात व्याधि का अत्यंत पीड़ादायक प्रकार है। इसमें कटी प्रदेश से प्रारंभ होकर यानी आपके पेल्विक रीजन से पेन शुरू होता है, जो कहाँ तक जाता है, ग्लूटियल रीजन, थाइस, जानु, जांग, पाद, यहाँ तक कैसी पेन होती है, प्रिकिंग पेन होता है या तीव्र विद्युत जैसी शूटिंग पेन होता है। और रोगी की चाल कैसी हो जाती है, गिद्ध पक्षी जैसी हो जाती है और जिसकी वजह से इसका नाम गृध ऋषि है। आधुनिक चिकित्सा से रिलेट करके ये क्या बोल रहे हैं, गृध ऋषि को हम शैटिका से रिलेट करते हैं, लंबर रेडिकुलोपैथी से रिलेट करते हैं, इडियोपैथोजेनेसिस यानी इसका जो निदान है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स है। क्या होता है, हर्निया याद कर सकते हैं और हर्निएशन है, ये दोनों याद कर लेना काफ़ी हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे कॉमन हम अपनी आम जिंदगी में लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं वो IVDP होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, समझते हो क्या नहीं समझते, और हर्निएशन याद कर लेंगे। इसके बाद इसके क्लिनिकल अच्छा इसके रूट्स याद करने हैं L4 से S3 तक। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द, इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो इम्पॉर्टेंट याद करना है। तो देखिएगा, पेन रेडिएटिंग फ्रॉम लोअर बैक डाउन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, पैरेस्थेशिया, टिंगलिंग या नमनेस, पॉजिटिव लेसिक साइन, स्ट्रेट लैग रेजिंग टेस्ट, SLRT पॉजिटिव। तो SLRT क्या होता है कि यहाँ पर आपको सीधा टेबल पर लिटा दिया जाएगा। और अच्छा मैं पहले से ये बता दूं कि पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द लोअर बैक से शुरू होगा, ठीक है और कहाँ तक जाएगा, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, जिसमें क्या हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नमनेस और पॉजिटिव स्ट्रेट लैग रेजिंग टेस्ट। ये क्या होता है कि आपको सीधा टेबल पर लिटाया जाता है, फिर आपका नी को सीधा रखते हुए हील से आपके पैर को उठाया जाएगा। अब अगर 30 से 70 डिग्री के बीच में आपने पैर उठाना शुरू किया, एंगल 0 से 10, 20, 30 ऐसे बढ़ेगा ना। अब अगर आपको 30 डिग्री पर ही दर्द होने लगता है तो इसका मतलब है कि आपके नर्व में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि जो आपको इतना जल्दी दर्द हो रहा है। नॉर्मली पर्सन को 70 या 70 के बाद दर्द होता है, ठीक है। अब वो भी दर्द क्यों होता है, क्योंकि मसल स्ट्रेच हो रही है, कभी इतना पैर उठाता नहीं है और अब आज उसने इतना करा है, जैसे एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है, एक्सरसाइज कर लेते हो दर्द होता है, मसल स्ट्रेच होती है, तो ठीक वैसे ही 70 के बाद अगर किसी इंसान को दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 30 से 70 के बीच ही दर्द होना स्टार्ट हो जाए इतने ही कम एंगल पर, तो दैट इज़ कि वो यहाँ पर कोई नर्व में प्रॉब्लम है, इसलिए इसे कहा जाता है स्ट्रेट लैग रेजिंग टेस्ट। और क्या होता है, मोटर वीकनेस, डीप टेंडर रिफ्लेक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही इसका था। संप्राप्ति विघटन मैं आपको दिखा देती हूँ। गृध ऋषि का संप्राप्ति क्या होता है, वात और वात कफ के प्रकोप निदान सेवन से। इसमें याद रखेंगे कि वात और वात कफ दोनों होते हैं।
वात या वात कफ दोष का प्रकोप होता है जिससे सिराई स्नायु कटी संधि जो मैंने आपको बताया नीचे का हिस्सा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर स्थान संशय होगा जिससे वातवाहन नाड़ी की क्रियाहीन, वातवाहन नाड़ी क्या होती है, शार्टिक नर्व होती है। कटी से पाद पर्यंत तीव्र शूल, तो अब पेल्विक से पूरे पैर तक क्या होगा, तीव्र शूल होगा, शूटिंग पेन होगा जैसे मैंने बताया, स्तंभ और यानी स्टिफनेस होगी और पाद प्रसारण में कष्ट होगा यानी चलने फिरने में कष्ट होगा, इसे ही क्या कहा जाता है, गृध्रेसी। इसके भेद होते हैं दो, वातज और वात कफ। वातज कृश साध्य है, वात कफ साध्य है। सूत्र इसका वस्ती, रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको संप्राप्ति बता दिया, चिकित्सा सूत्र वस्ती करते हैं, जो कि वस्ती सब में करते हैं क्योंकि वात की चिकित्सा क्या है, वस्ती है। लेकिन इसमें जो चीज़ है इन्होंने कहा है कि अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, रक्त मोक्षण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। जानू के ऊपर गुल्फ के पास सिरावत करने वातरक जन्य वात प्रधान गृध्रेसी में शमन हो जाता है। वेदना युक्त में अग्निकर्म करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, ये चीज़ अलग है तो इसलिए इसे याद रखेंगे। औषध क्या है, औषध सारी सेम ही रहती हैं, ठीक है। इसमें रसायन की बात करते हैं तो रसायन पांच इन्होंने दिए हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अश्वगंधा रसायन, शतावरी कल्प, शतावरी घृत हो सकता है, गुगुलु कल्प जैसे योगराज, महायोगराज, सिंहनाथ गुगुल, शिला जतु और आंवला के रसायन का यूज़ किया जाता है। पथ्य वही सारी चीज़ें कि ऐसी चीज़ ना खाओ जो रूक्ष हो, जो वात को बढ़ाए, शीत पानी ना पियो, ठीक है, कटु तिक्त कषाय रस का ज़्यादा सेवन मत करो, रात्रि जागरण मत करो और ये करना चाहिए। तो ये था हमारा सारा चिकित्सा।